ऐसा नहीं है कि अब ये जस्टिफाई कर पाएंगे। इमरान खान साहब ने जो कुछ कहा उसका एक एक लफ्ज़ दुरुस्त साबित हुआ, और उनके मुकाबले में जर्नैलों ने और ताकतवर लोगों ने जो कुछ कहा वो एक एक लफ्ज़ झूठ साबित हुआ। ये निज़ाम जिस ईंट के ऊपर खड़ा किया गया था वो ईंट अब टूट चुकी है। जर्नैलों ने अपने इदारे में झूठ फैलाया और साइफर की कहानी को झूठा करार दिया और ये कहा जनाब यहाँ तो कुछ भी नहीं है, और मुतमईन किया सबको। लेकिन इमरान खान साहब सच्चे तो साबित हो गए हैं, लेकिन झूठ बोलने वालों का क्या करना है, ये अब एक बड़ा सवाल पैदा हो गया। उन सियासतदानों का क्या करना है, उन जर्नैलों का क्या करना है जिन्होंने इदारों को और अवाम को गुमराह किया, जिन्होंने झूठ फैलाया और धोखा दिया और हकायक को छुपाया, अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की, बल्कि अपने हलफ से गद्दारी की। उन जर्नैलों का और सियासतदानों का क्या करना है? देखें ना, सबसे पहले तो आप ये देखें कि मैंने आपको सुनवाया कि DGI-SPR तो बिल्कुल मुकर गए थे कि ऐसा कोई साइफर या इस तरह की कोई धमकी या मुदाखलत है ही नहीं। वो मानते ही नहीं थे कोई मुदाखलत हो रही है, कोई साजिश हो रही है, कोई धमकी हो रही है, वो इस बात को मानते ही नहीं थे। चंद स्टेटमेंट है, मैं आपको बताता हूं। बिलावल ने क्या कहा था। बिलावल ने इसके ऊपर यह स्टेटमेंट दिया था कि ऐसी कोई चीज ही नहीं है, खान साहब के एक वजीर ने खुद से साइफर लिखवाया है सफीर के जरिए से। अब बिलावल का जो बयान है वो ये था। मरियम नवाज का बयान था ये खत न था न है, ये बस एक ड्रामा था, ये मरियम नवाज ने कहा था। फजलुर रहमान ने उस दिन ये कहा था कि खत आया, धमकियां दी, किसी ने कोई धमकी नहीं दी, कोई किसी ने खत नहीं लिखा, ये सब झूठ है। फजलुर रहमान का ये स्टेटमेंट था। जो शाहिद खकान अब्बासी, जिन्हें इमरान खान साहब की हुकूमत गिरने के वक्त वो नवाज शरीफ के साथ थे और PMLN में थे और साबिक वज़ीर आज़म भी रहे, वो ये कहते हैं कि खत है ही नहीं, ये एक तमाशा है, बस कुछ भी नहीं है ऐसा। और शहबाज शरीफ ने उस वक्त एक दावा किया था कि अगर, और ये असेंबली में खड़े होकर शहबाज शरीफ ने कहा था कि अगर वाकई सबूत है और इमरान खान साहब फराहम करें कि बैरूनी मुदाखलत हुई है तो मैं इमरान खान के साथ खड़ा हो जाऊंगा। अब हो गया साबित। उस वक्त के जो जर्नैल थे वो बुलाकर मीटिंग्स के अंदर तमाम सहाफियों को और सबको ये कहते थे कि जनाब साइफर नाम की कोई चीज नहीं है, कोई ऐसा खत, कोई लेटर, कोई धमकी नहीं है, ये झूठ बोलते हैं। और मैं क्योंकि इसको जाती तौर पे जानता था तो मैं आपको सुनवाता हूं। एक्चुअली बहुत सारी चीजें हमें राइट टाइम का इंतजार करना पड़ता है। मैं कई मरतबा पहले आपको बता चुका हूं, लेकिन अब जरा आप इसको देखिए, आपको आइडिया हो जाएगा। ये मेरा वीलॉग है 10 मार्च 2022 का। 10 मार्च 2022 को मेरी उस वक्त के वजीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में इमरान खान साहब ने मुझे कुछ चीज़ें बताई थी और उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर मैंने कुछ चीज़ें रिपोर्ट की थी। क्योंकि साइफर एक बड़ा हसास नौइयत का मामला था, तो डायरेक्टली मैं ये नहीं कह सकता था कि मैंने एक ऐसा डॉक्यूमेंट देखा, पढ़ा, उसको अब तो सारी दुनिया ने पढ़ लिया तो अब कहने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ज़रा ये देखिए, क्योंकि मैं और अरशद शरीफ, हम दो लोग इसके बारे में जानते थे। अरशद शरीफ ने भी अपने तरीके से इनको रिपोर्ट किया था, आज उनकी बात सच्ची साबित हो गई। और मैंने उसी दिन 10 मार्च को, क्योंकि इमरान खान साहब को ये पता ही 10 मार्च को चला, 9 की रात और 10 को पता चला, क्योंकि 8 तारीख को जो है वो तहरीक-ए-एतमाद लाई गई थी और 7 तारीख को साइफर आया था, जिसकी बुनियाद पे बाजुआ ने जर्नैलों को कायल किया था कि इमरान खान की हुकूमत अब हमें गिरानी पड़ेगी क्योंकि अमेरिका और यूरोप हमारे खिलाफ। फजलुर रहमान साहब ने भी एतराफ कर लिया कि हमने जर्नैलों के कहने के ऊपर, जर्नैलों ने हमें बुलाया, हम उनके साथ बैठे और उन्होंने हमें हुक्म दिया कि अब आपने तहरीक-ए-एतमाद करनी है। और उन्होंने बाप पार्टी के लोग, बाकी पार्टियों के लोग, MQM के लोग या इमरान खान की पार्टी के अंदर से तोड़े हुए MNAs वो इकट्ठे करके अपोजिशन को दिए कि जनाब अब आप हुकूमत गिरा दें इमरान खान की। और जनरल बाजुआ और जनरल फैज़ का नाम लिया गया। जनरल नदीम अंजुम इसके अंदर पूरी तरह से शामिल थे, लेकिन जब फजलुर रहमान साहब ने ये इंटरव्यू दिया था उस वक्त नदीम अंजुम DG ISI थे और ये बहुत जालिम आदमी थे। लिहाजा जो फजलुर रहमान साहब हैं उन्होंने गुरेज किया नदीम अंजुम का नाम लेने से। अगर आज वो इंकशाफ करेंगे तो वो नदीम अंजुम का नाम शायद ज़रूर लेंगे। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ को अब तहरीक चलाने के लिए, हुकूमत को एक्सपोज करने के लिए, हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट को दीवार के साथ लगाने के लिए ऐसा मौका शायद पहले कभी नहीं मिला जो मौका उन्हें आज मिल गया है। अब उन तमाम किरदारों को, उन तमाम जर्नैलों को और सियासतदानों को बेनकाब करने का वक्त आ गया है जो धमका रहे थे, जिन्होंने ये कहा कि जनाब कुछ नहीं होता, ये तो है ही कुछ नहीं। बल्कि हम जब वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद थे ना, आखिरी रात जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई जा रही थी, तब इमरान खान साहब ने कोशिश की कि कुछ और सहाफ़ियों को बुलाकर भी साइफर दिखा दिया जाए। उन्होंने उसे महदूद पैमाने पर डी क्लासीफाई करवाया कैबिनेट के
एक इजलास में, और वो दिखाना चाहते थे, लेकिन वहां पे जो फौजी मौजूद थे उनमें से एक ने, मैं, शहीद अरशद शरीफ और एक और जर्नलिस्ट हमारे साथ शायद साबिर भाई थे मेरे ख्याल में, हम वहां पे खड़े थे और उन्होंने आकर हमें कहा, एक फौजी ने, कि सर इट कैरीज वेट, कि सर ये बहुत वजनी है, आप इसको मत देखें। लेकिन वो नहीं जानता था कि हम में से कुछ लोग तो इसके बारे में बहुत कुछ पहले से ही जानते हैं। इमरान खान साहब वैसे भी 27 मार्च के जलसे में इसका पोल खोल चुके थे, और उससे पहले 10 मार्च को इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद मैंने अपने वीलॉग में वो सारा रिकॉर्ड बयान कर दिया था कि इमरान खान के हाथ में एक ऐसी चीज लग गई है, और वो आज मैंने आपके सामने दोबारा आपको सुनवा भी दिया। 4 साल लग गए इस सच को, इस हकीकत को सामने आने में। आज कासिम सूरी से माफी कौन मांगेगा? इमरान खान साहब ने जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बात करना चाहिए, जब वो जेल में थे वीडियो कॉल के ऊपर, तो उन्हें जजों ने चुप करवा दिया कि साइफर के ऊपर बात ना करें। साइफर के मामला रद्दी की टोकरी में गया हुआ है। वो केस इमरान खान साहब के ऊपर साबित नहीं हुआ, लेकिन कभी मौलवी लॉन्च किए गए, कभी कुछ। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने कहा कि इसमें इमरान खान कभी नहीं बचेगा। मैं जाती तौर पे जानता हूं, उन्होंने कहा था, और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की थी। यहां पे सहाफियों ने कहा कि अगर ऐसा कोई लेटर होगा तो हम सहाफत छोड़ देंगे, अगर ऐसी कोई तहरीर मौजूद है या कोई धमकी मौजूद है तो हम अपना काम छोड़ देंगे। लेकिन जर्नैलों ने जो जो कहानियां सहाफियों को सुनाई, मौलवियों को सुनाई, जहां जहां पे सुनाई, वो सारी झूठी साबित हो गई। किसी एक चीज में भी कोई एक हकीकत साबित नहीं हुई। तो ये है नाजरीन साइफर, जिसने बुनियादें हिलाकर रख दी हैं। और अब इस पे ये नहीं बात की जा रही कि साइफर के अंदर लिखा क्या हुआ है। किसी को गैरत नहीं आ रही कि पाकिस्तान को धमकियां दी गई थी, किसी को शर्म नहीं आ रही कि पाकिस्तान को जो है वो दीवार के साथ लगाया गया था और बाद में हुकूमत गिरा दी गई। सारे ये बात कर रहे हैं ये मंजर आम पे कैसे आ गया, ये बाहर कैसे निकला है। और भाई साइफर बाहर निकलना ज्यादा बड़ी बात नहीं है, पूरी दुनिया में डॉक्यूमेंट लीक होते हैं। बड़ी बात यह है कि एक खुद मुख्तार मुल्क, एक आजाद मुल्क, एक एटमी कुव्वत, उसके ऊपर एक सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट लेवल का छोटा सा आदमी जो है, वो डिप्टी सेक्रेटरी था, इस लेवल का आदमी जो है डोनाल्ड लू, वो हुक्म सादर कर रहा है कि अपनी हुकूमत गिरा दो, और यहां पे अपनी हुकूमत गिरा दी गई। असल बात यह है, इसके कंटेंट पे बात होनी चाहिए, इसको पढ़ें और शर्म करें। नाज़रीन, अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मौके से फायदा उठा सकती है या नहीं उठा सकती। इमरान खान साहब का वो बयानिया जो कहीं पे अधूरा रह गया था, वहां पे अब ये लिंक सारे मुकम्मल हो गए हैं। अब इन पे क्या किया जा सकता है देखते हैं। देखिए, हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, दानिश्वर हैं, उनकी तवज्जो इस बात पे नहीं है कि पाकिस्तान के साथ ये मौजूदा रजीम क्या कर रहा है। वो अपनी रोटियां और अपने इश्तिहार पक्के कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अंसार अब्बासी साहब ने एक कॉलम लिख दिया कि जनाब बहुत मुश्किल काम है जो मरीम नवाज ने कर दिखाए, यानी मरीम नवाज ने बहुत मुश्किल तरीन काम कर दिखाए। ये कॉलम लिख दिया अंसार अब्बासी साहब ने। अगर वो ये कॉलम ना लिखते तो मुझे कभी भी ये सोचने का मौका ना मिलता कि वो कौन से ऐसे मुश्किल काम है जो मरीम नवाज ने कर दिखाए। यानी वोट को इज्जत दो का नारा लगा के इन्होंने बूट को इज्जत दे दी, वाकई बहुत मुश्किल काम था। गुर्बत से खुदकुशियां करते हुए अवाम के सूबे में अय्याशी वाला महंगा तरीन जहाज खरीदना वाकई बहुत मुश्किल काम था। जिस सूबे में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हों, वहां महंगी तरीन गाड़ियां लेना, हद से ज्यादा प्रोटोकॉल लेना, वो वाकई बहुत मुश्किल काम है। अपने पूरे टब्बर समेत सारा इलेक्शन हार के जाली फॉर्म 47 के ऊपर सीटों पर ढिठाई के साथ कब्जा कर लेना वाकई बहुत मुश्किल काम है। एक सरकारी मुलाजिम फील्ड मार्शल को इज्जत, एहतराम और मर्तबे में अपने वालिद से भी आगे रखना, यह वाकई बहुत मुश्किल काम है। 5300 अरब की करप्शन के बावजूद ढिठाई से खोखले दावे करना वाकई बहुत मुश्किल काम है। मावरे अदालत हजारों लोगों को सीसीडी के हाथों कत्ल करवाना भी यह वाकई बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अदालत के जरिए तो यह काम नहीं हो सकता, मावरे अदालत ही करना पड़ेगा, तो मुश्किल काम है। कौम के अरबों रुपए अपनी और अपने बाप की तशहीर में झोंक देना, यह भी वाकई एक बहुत मुश्किल काम है। बैड गवर्नेंस और बदतरीन मुआशी कारकर्दगी दिखाने वाले सूबे की हुक्मरान होने के बावजूद बार बार अपनी सहेलियों और साथियों के साथ बैरून मुमालिक की सैर पर निकल जाना, यह भी बहुत मुश्किल काम है। तंदूर पर रोटियां लगाना तो बहुत ही मुश्किल काम है। यानी गैर मुल्की दौरे के अंदर कौमी मफाद में, कौम के वसी तर मफाद में तंदूर पर रोटियां लगाना और ब्यूरोक्रेट्स को, इवन चीफ सेक्रेटरी को वो झूठी रोटी खिलाना, ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। ये काम कोई और नहीं कर सकता था। वाकई अंसार अब्बासी साहब ठीक कहते हैं, बहुत मुश्किल था उस्मान बुज़दार के शुरू किए हुए मंसूबों पे अपनी तख्तियां लगवाना, ये बहुत मुश्किल काम है। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करना, लोगों के घरों को तोड़ना, खवातीन को सड़कों पर घसीटना, उनको जेलों में भरना, ये बहुत मुश्किल काम है। अपने बहनोई को बाहर से बुलाकर सरकार के अंदर हिस्सा देना, यह भी वाकई बहुत मुश्किल काम है। बहुत सारे मुश्किल काम किए, मैं गिनवाना शुरू करूं
तो ये पूरा वीलॉग इन मुश्किल कामों पे ही निकल जाए जो मुश्किल काम मरियम नवाज ने या इस खानदान ने कर दिए हैं। लेकिन अंसार अब्बासी साहब हमें याद दिलाते रहेंगे कि किस किस्म के मुश्किल कामों से वो मुतासर हुए हैं। बहरहाल ये हमारी सहाफत का खासा है, और ये एक तरह का आप समझ लें कि दरबारी होने का हमारा एटीट्यूड है कि हमें जो पसंद है ना उसकी सारी चीज़ें ही पसंद हैं, जो नहीं पसंद ना उसकी सारी चीज़ें ही हमें बुरी लगती हैं। भाई अगर कोई आदमी आपको पसंद है तो उसकी अच्छी चीज़ें आपको अच्छी लगनी चाहिए, बुरी चीज़ें बुरी लगनी चाहिए। भाई जो आके लिजिटिमेट ही नहीं है, गवर्नमेंट में ही आके ज़बरदस्ती बैठ गए, इनकी बुनियाद ही गलत है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि गलत बुनियाद के ऊपर बैठ के इन्होंने कोई एक भी अच्छा काम किया हो? आज तक आपने इस बात पे तनकीद नहीं की, आप खुलकर सामने नहीं आए कि जनाब अब चोरी करके आगे इक़्तिदार पे कब्जा आपने कर लिया है, आप तो लिजिटिमेट ही नहीं है, आप यहां बैठ ही नहीं सकते, आप घर जाएं अपने। आज तक ऐसा नहीं किया। एक तरफ नाज़रीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है, ये दहशतगर्दी के मजीद वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान में बाजार में खौफनाक धमाका हुआ, एक अहम शख्सियत समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए, ये रिपोर्ट हो रहा है पाकिस्तान के मीडिया में। पुलिस के मुताबिक जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर के सदर मकाम वादा बाजार में बारूदी मवाद का धमाका हुआ। इब्तदाई इतलात के मुताबिक धमाका खानजादा मार्केट के गेट के करीब पेश आया है, और जो लोग शहीद हो गए उनमें चीफ ऑफ अहमद जई, वजीर मलिक तारिक खान, मलिक सरफराज खान और यार गुल खेल जान शामिल हैं। लगातार दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं, और बजाय इसके कि दहशतगर्दी को कंट्रोल करें, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां वो सहाफ़ियों को बुलाकर धमका रहे हैं कि आपने दहशतगर्दी के मामला में बात नहीं करनी, आपने इसको डिस्कस नहीं करना, बल्कि आप अपनी तवज्जो रखें पिंकी मंशियात फरोश की तरफ, उधर जाओ, जाके उसको रिपोर्ट करो। वाना और वज़ीरिस्तान में या मीर अली में या तीरा में कितने लोग शहीद होते हैं, उन्हें कैसे मारा जाता है, कोई ड्रोन चलता है, कोई मार्डर गोला गिरता है या कुछ भी होता है, उसके ऊपर आपने बात नहीं करनी। जबरी तौर पे गुमशुदा हो जाते हैं लोग, उस पर आपने बात नहीं करनी। वहां गवादर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर चांसलर वो अगवा हो रहे हैं, जबरी तौर पे उनकी गुमशुदगियां हो रही हैं, उसके ऊपर बात नहीं करनी। यहां एक मंशियात फरोश औरत ने एक जुमला बोल दिया, इसके ऊपर सारा मीडिया पहुंचा हुआ है। यह है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों की धमकियों का नतीजा। पूरे पाकिस्तान का मीडिया जो है वो उस तरफ मोड़ देते हैं जहां उनका दिल करता है, वरना वो इश्तिहारों का रुख कहीं और मोड़ देते हैं, और जो बात नहीं सुनता उनको जेलों में भी डाल देते हैं, बल्कि फैमिलियों को भी तंग करते हैं, कारोबार भी तबाह कर देते हैं। अब नाज़रीन सबसे आखिर में एक और डेवलपमेंट है, और डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान ने ईरान की जानिब से मिलने वाली नई तजावीज़, ये 14 तजावीज़ बताई जा रही हैं, ये अमेरिका को पेश की हैं ताकि जंगबंदी मुस्तकिल हो सके और ख़ित्ते का जो मसला है वो हल हो सके। तो ये पाकिस्तान ने किया है और अमेरिका को पहुंचाया सारा मामला। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसके ऊपर एक ट्वीट किया है। वो ये कह रहे हैं कि ईरानी हर वक्त चीखते रहते हैं और वो एक डील साइन करने के लिए मरते जा रहे हैं, लेकिन जो पेपर वो हमें भिजवाते हैं वो इस तरह के हैं जिन पे हम मुत्तफिक नहीं हो सकते। तो मैं उन्हें कहता हूं कि क्या तुम पागल हो? ये जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप को अपनी मर्जी की डील नहीं मिल रही, और ईरान जो चीज़ें दे रहा है वो डोनाल्ड ट्रंप को उतनी बड़ी फेस सेविंग नहीं दे रही जितना बड़ा डैमेज डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में हो चुका है। एक और खबर नाज़रीन जाते जाते मैं आपको बताऊं, ये सलमान सफदर साहब हैं, इन्होंने इमरान खान और बुशरा बीबी की अलकादर ट्रस्ट केस में सज़ा के खिलाफ मरकज़ी अपीलों पर दलाइल का आखिरी मौका देने के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में डिवीजन बेंच के ऑर्डर को जानिबदाराना मुतअस्सिबाना करार दे दिया है। उन्होंने अपनी दरखास्त दी और उसमें लिखा कि नैब 1 साल तक मुख्तलिफ बहानों से इल्तवा मांगता रहा, कभी नैब नहीं था तो कभी अदालत की कॉज लिस्ट मनसूख हो जाती थी। 1 साल बाद सज़ा मुअत्तली दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई। हम उस फैसले के मुतासिरा अपील का हक रखते हैं। वो कहते हैं जनाब कि हम साल हो गया, हम कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब का सज़ा मुअत्तल हो जाए, लेकिन हुआ क्या, अदालत ही नहीं लगती थी। और साल के बाद हमें कह दिया गया जनाब फैसला आपके खिलाफ आ गया, मेन अपील सुन लेते हैं। अब वो कह रहे हैं जनाब हम इसके खिलाफ अपील करना चाहते हैं, इस फैसले के खिलाफ। उधर इमरान खान साहब के दस्तखत ही नहीं करवाने दे रहा हमें सुपरिटेंडेंट ऑफ अडियाला जेल। वो दस्तखत होंगे वकालतनामे पे, मुशावरत होगी इमरान खान साहब से तो हम आगे बढ़ेंगे, ये तो हमें बांध दिया अदालत ने। तो उन्होंने अदालती फैसले के खिलाफ जाने का फैसला किया है। देखते हैं वो ये कर सकते हैं नहीं, क्योंकि अदालतें तो अब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करती है ना, बिल्कुल आसानी से कंट्रोल करती है। छोटा मोटा अर्दली जाके जजों को फैसले दे देता है, और उनको जो कहा जाता है बेचारे वही करते हैं, खासतौर पे वो जजेस जिनको लाकर बिठाया इस मकसद के लिए गया है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।